अब सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक वाइस चेयरमैन बने। मैं शुरुआत आपकी उस दौर से शुरू करना चाहता हूं जहां पर आप सियासतदान भी नहीं थे, एक बिजनेसमैन थे। हालांकि आपके फैमिली में पहले सियासत में आपके वालिद साहब भी रहे, आपके बड़े बुजुर्ग भी रहे। अब ये बताइए कि आप जो है सियासत में आने के लिए आपको कौन इंस्पायर करे, और एक बिजनेस आपका हालांकि अभी भी है, एक बिजनेसमैन से निकलकर पॉलिटिक्स में ज्वाइन होने का सफ़र कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? पहले तो मैं हमारे दानिश साहब का और ट्रू मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज आके मुझसे इंटरव्यू करने के लिए आए हैं। और मैं तमाम ट्रू मीडिया के सब्सक्राइबरों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी सियासी ख्वाहिश थी, अब से नहीं, जब मैं पहली बार वोट डाला इन्हें ऐसा था क्यों? उम्र से, जो हम जब वार्ड वाइज था, मतलब जॉइंट था, चार चार का एक ये था। तो जब से हमारे को जो पहला वोट, जब से हमारे ख्वाहिश थी, ये अलग बात है वक्त जब आता इंसान का जब आता, लेकिन जब से ख्वाहिश थी। लेकिन हमारे को अलग अलग फर्स्ट टाइम जब मैं ठहरना बोला, जो 94 में 95 में जो फर्स्ट इलेक्शन आया, तो जब ठहरना बोले तो फर्स्ट टाइम हमारा वार्ड वाइज होने के बाद लेडी हुआ, जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी। तो जब बोले लेडीज़ बोले तो औरतां का ये है बोल के बोले, हम नहीं ठहरे। उस वक्त आशा बेगम बोल के ठहरे थे, जो कांग्रेस पार्टी से। फर्स्ट इलेक्शन अच्छा। तो मैं जो है ना उनको साथ दिया। अब वो हमारे एरिया से नहीं थे, बाजू एरिया से थे, यहाँ लेडीज़ नहीं है बोलते हैं, लेकिन एरिया के लोग क्या करें, नहीं भाई उनके शोहर जो है ना एक जवान बच्ची को ठहरा कर रहे, ये सही नहीं है बोल के लोग कुछ साथ दिए, कुछ साथ नहीं दिए। इसके लिए उनको हार का सामना पड़ा। फिर दूसरी बार भी मेरे ख्वाहिश थी। वैसा तो मेरा कारोबार, मैं सियासत में आने से पहले से भी मेरा कारोबार था, जो 96 मेरा जो कारोबार चालू हुआ 96, उस वक्त मैं एक लेडीज़ कॉर्नर चलाता था। लेकिन साथ ही साथ सियासी शौक़ रखता था, जो हम हमेशा कांग्रेस पार्टी और यासीन साहब को इलेक्शन में साथ दिए, हर इलेक्शन में। वैसे फिर नेक्स्ट टाइम भी ठहरना बोला। नेक्स्ट टाइम भी क्या हो गया, BCA हुआ। फर्स्ट टाइम लेडी था, जनरल लेडी, दूसरी बार BCA हुआ। जब भी जो है ना मेरे को टिकट नहीं दिए, तो उस वक्त भी मैं नहीं ठहर सका। लेकिन मैं बराबर सियासत में हर इलेक्शन मैं ठहर के पोलिंग कराता हूँ। पहले से कौन वोटर्स कैसे है क्या है, मैं अच्छी तरह जानता था उनके मिजाज को, तो उसके लिए मैं ख्वाहिश रखता था। ये अलग बात है ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। ऐसे फिर तीसरे इलेक्शन में JDS से हमारे मामी को मिली टिकट। तो जब भी एक घर से दो होते बोल के नहीं ठहरा। उन्होंने JDS से हम कांग्रेस से ठहर सकते थे। जब यासीन साहब बहुत इंतजार किया ठहरने के लिए, मैं बोला नहीं साहब, जीतना है तो जीतने के लिए ठहरना, इलेक्शन ठहरना है तो चुप शौक के लिए नहीं ठहरना। एक फैमिली से मेंबर ठहरने के बाद नहीं होता बोल के नहीं ठहरा। फिर जब चौथी बार मौका आया, तो जब मैंने यासीन साहब से बात किया, उनके ताल्लुकात मेरे ऐसे बहुत क्लोज थे कि हम हमेशा जो है उनकी इज़्ज़त करते थे, बहुत ये करते थे। मगर उन्होंने मेरे को टिकट नहीं दिया। लास्ट मोमेंट में दे तो बोल के टिकट नहीं दिया। इसके लिए मैं, ये कब की बात है? ये लास्ट इलेक्शन की 2013 की। एक दिन पहले हम बेंगलुरु में थे, तो उन्होंने बोले यहाँ कहीं को आ जाओ, B फॉर्म रेडी, एप्लीकेशन सब रेडी करो। बोले हम रायचूर को आए, खुशी खुशी रेडी कर रहे, और हम 8 दिन पहले से कैनवेसिंग कर रहे थे कांग्रेस से कैंडिडेट बनते बोल के, मगर नहीं दिए। फिर मेरे को दिल ख़राब हुआ, मैं फ़ोन करा, फ़ोन भी नहीं उठाए, छोड़ दिया। फिर हमारे पूरे जो बच्चे जो मेरे साथ थे, सब बच्चों की मीटिंग बुलाया कि अभी टिकट तो नहीं दिए, रात में मालूम है ना दूसरों को दे रहे बोल के, फिर अब क्या करेंगे। तो पूरे बच्चे बोले आप वो हम सपोर्ट कर रहे, आप कैसा ठहरे वैसा। फिर जो 1-2-4 सीनियर्स भी थे, न को इंडिपेंडेंट हुए तो वर्कआउट नहीं होता बोल के JDS से ठहरेंगे बोले। जब मानतेश पाटिल साहब को बात करके, पवन कुमार के साथ मानतेश पाटिल साहब पास जाके लास्ट डे, जिस दिन नॉमिनेशन लास्ट है, जाके जो है ना टिकट लेकर के JDS से ठहरे। लेकिन हम उतना फाइट नहीं कर सके, जो अपने निजी कारण है, जो हम बिज़नेस से उतना टाइम नहीं दे सकते थे। अब सियासत है, थोड़ा इलेक्शन के टाइम उतार चढ़ाव होता, हम थोड़ा इलेक्शन को लूज़ लड़े, इसके लिए हम हमारे को हारना पड़ा। तो तकरीबन उस वक्त जब आप आ रहे, कितने वोट से यार? मैं 800 वोट लिया था उस वक्त, जब मैं इलेक्शन लूज़ होने के बाद भी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मेरे को, अरे भाई लोग इतना चाहते,
मैं इनकी चाहत को और इनके ख्वाहिशात को मारा ना, मैं थोड़ा फाइट करे तो कुछ भी रिजल्ट हो सकता। तो उस तारीख से हारने के बाद मैं सीखा कि लोग मेरे से चाह रहे कुछ, तो मैं वहाँ से 5 साल मेहनत किया। जो भी लोगों से जो भी हेल्प होना था, जो म्यूनसिपाल्टी के प्रॉब्लम्स थे, लोगों के नज़ुल के प्रॉब्लम थे, नल का था, तो मैं हमेशा उन लोगों के साथ रहा, फाइट करा। करके बाद जब 2018 में इलेक्शन आया, फिर मैं कांग्रेस पार्टी में था, कांग्रेस को टिकट पूछा, उस वक्त भी नहीं मिली आप? नहीं दिए। वो सीटिंग है, वो है बोले, जबकि बाबर को जो टिकट दी उन सीटिंग नहीं था, उसको कांग्रेस पार्टी से दूर दूर तक ताल्लुकात नहीं, क्योंकि 2 बार जो काउंसलर थे उनके मिसेस थे, उन्होंने उससे पहले जेडीएस में थे, लेकिन कांग्रेस वालों के साथ रहते थे। अब जैसा कि अब हमारे घर वाले बोले तो हमें भी कांग्रेस बोले सरकार, वो हिसाब से सीटिंग बोल के उनको दिए टिकट। ठीक है बोला, मैं 5 साल मेहनत किया था, मैं लास्ट टाइम जेडीएस से भी था, मेरे को कुछ बेनिफिट नहीं मिला, तो इसके लिए मैं इंडिपेंडेंट लड़ा। पूरे वाले मेरे लोग जो लास्ट टाइम भी साथ थे, इस बार भी साथ थे, पूरी मेहनत और लगन से मेरे को साथ दिए, सब लोगों को जाकर समझाए करे। तो एरिया वाले भी मेरे 5 साल मेरा काम दे गए थे कि भाई इन पावरमैन है कि भी लोगों की इज्जत करता है, कुछ ना कुछ काम करता बोल के मेरे भरोसा करके ये टाइम मेरे को जिताए। तो मेरा जीतने का मकसद तो पूरा हुआ जो मैं सियासत में था, लेकिन मेरे को ये ख्वाहिश थी कि वह इंसान इतना लड़के जब बना तो कुछ करना एरिया के लिए, तो उसके लिए मैं जो है ना क्या कर सकता हूँ एरिया के लिए, उसके लिए मैं फ़ाइट कर रहा था। हाँ, इसमें मौका आया चेयरमैन का, तो वह चेयरमैन पूछा, वरना मैं पहली बार लड़ने वाला, मेरे को दूर दूर तक ख्वाबों ख्यालों में नहीं था कि मैं चेयरमैन बनता हूँ, क्योंकि पहली तो मेरे को एक चुनौती थी कि सामने वाला 20 साल से कंटिन्यू है, उसके साथ लड़ना, और दूसरा उन पार्टी से मैं इंडिपेंडेंट, तो इसमें मैं चेयरमैन के बारे में कहाँ सोच सकता हूँ। और दूसरी बात तो मैं इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट को मौका कहाँ मिलता। वो अल्लाह का क्या मसला है कि इस बार जो मसाइल है कि जो इस बार इंडिपेंडेंट ज़्यादा है, हाँ, तो इसके लिए मौका भी आया। मैं पूछा, 2 बार फाइट भी किया, एक बार मेरे को समझा के जो है ना सरेंडर कराए कि भाई हम पार्टी वाले को देते, नेक्स्ट तुम्हारे को देते बोले, मैं छोड़ दिया, लेकिन पार्टी वाला मेरे को धोखा दे के चले गया। फिर फाइट करे, फिर बीजेपी वाले हमारे लोग आज कुछ अपसेट हुए, कुछ बहाने से हो गए, होने से क्या हो, मेरे को दूसरी बार हार का सामना पड़ा। फर्स्ट बार हारा नहीं था, मैं छोड़ा था, दूसरी बार हारना पड़ा, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह चलो मेरे से जो होती कोशिश करा, बोला हमारे लीडर साथ दिए बोल के मैं बराबर उनके साथ हूँ, मोहब्बत से, अच्छे से, कि मैं हारा बोल के किसी से गिला शिकवा नहीं करा। लेकिन फिर अब मौका आया तो मेरे को बनाते वक्त को उम्मीद थी, लेकिन रिजर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट की वजह से SC लेडी आया, BCA आने से क्या मेरे के वाइस चेयरमैन का तो मौका मिला। अच्छा समीर भाई, जब आप 18 साल की उम्र से आप पॉलिटिक्स में आने की ख्वाहिश रखते हैं, ऐसा बोले आप, तो कौन सी पार्टी आपको सबसे ज़्यादा वो उम्र से लग रही थी, और आप कंटिन्यू कौन से पार्टी को आप सबसे ज़्यादा साथ दे रहे थे? नहीं, मैं जब से होश संभाला कांग्रेस पार्टी के ही साथ रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को ही वोट दिया हूँ, कांग्रेस पार्टी को ही काम किया हूँ। लेकिन जब मैं जैसा जैसा टाइम गया मैं पोस्टां भी लिया हूँ। मैं माइनॉरिटी का मेंबर रहा, सिटी बॉडी में, डिस्ट्रिक्ट बॉडी में, वक्फ ऑर्डर कमेटी में मेंबर रहा। मैं कंटिन्यू कांग्रेस पार्टी में छूँ, कांग्रेस पार्टी में खुद ना कुछ छोटा बड़ा पोस्ट लेके काम किया हूँ, और ईमानदारी से, मेहनत से करा हूँ, चैलेंज से करा हूँ। मेरा जब भी इलेक्शन आया मेरे एरिया में मेरी जवाबदारी दो, काम देख को बात करो बोल। क्योंकि 2 मरतबा आपको कांग्रेस पार्टी से टिकट पूछे, आप 2 मरतबा आपको रिजेक्शन मिला, उसके बाद फिर आप कांग्रेस पार्टी में, कभी ये ख्याल नहीं आया कि भाई ये पार्टी जो है वो आइन मौके पे धोखा देती, या पार्टी के लीडर्स धोखा देते, तो चलो हम इंडिपेंडेंट है, दूसरी और पार्टी चाहे जेडीएस हो या बीजेपी हो, यहाँ पर हम लग ट्राई करने का आप सोचे? नहीं, कांग्रेस पार्टी धोखा नहीं देती। कांग्रेस पार्टी में जो लोग रहते, कांग्रेस पार्टी में जो लोग रहते वो लोग धोखा देते, कांग्रेस पार्टी धोखा नहीं देती। पार्टी बहुत बड़ी है और अब से नहीं है, आज़ादी के पहले से है, और इसमें कई हमारे उलमा रह चुके हैं। कांग्रेस कभी धोखा, लेकिन कांग्रेस में जो लोग हैं आजकल, जो विचारधारा जो बोलते हैं, जो आजकल हालत है, इसमें कुछ गलत लोग भी रहते, इससे जो है ना नुकसान होता है। क्योंकि मेरे को जो टिकट नहीं दी, इसमें बड़ी वजह यह है कि उन रनिंग था, तो जो रूल्स है सिटिंग, उसमें मेरे को नहीं थी। लेकिन मेरे को टिकट नहीं देने से ज़्यादा यासीन साहब से ये नाराज़गी थी कि टिकट नहीं मिलने के बाद कम से कम नहीं हुई सिटिंग बोल के दिए, आप मत ठहरो, इलेक्शन होने के बाद आपको कुछ बना तो, या नहीं बोलते, हाँ या नहीं बोलते, आप अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट ले लो, उन्होंने लड़ लेंदे, क्या भी रंदे आप हमारे साथ रहो बोलते। तो वो मेरे को तकलीफ है, उन्हें एक फ़ोन नहीं
और नाम फ़ोन करे तो रिसीव करे। इसके लिए मेरा गुस्सा था, मैं जेडीएस से ठहरा, उसके बाद नहीं गया। फिर एमपी इलेक्शन में फिर बीवी नायक साहब के इसमें मैं जो है ना फिर ज्वाइन करा लास्ट टाइम कांग्रेस करके, फिर कांग्रेस को काम करे। समीर साहब, आप ईराना साहब के वक्त में भी थे, वो भी एक चेयरमैन थे, जाना माना चेहरा था। अब बहुत सारे लीडर्स को देखे आज मरहूम हो गए। उस वक्त आपके कौन लीडर थे, कौन से पार्टी से लीडर थे जिनके फॉलोअर आप थे या जिनके आइडियोलॉजी जिनको देखकर आपको और इंस्पिरेशन मिलती थी, वो कौन सा लीडर था रायचूर में? नहीं, हम जब पहला इलेक्शन लड़े तो हमारे को तवाब साहब थे, जो अरब वकील साहब के छोटे भाई, जो इंडिपेंडेंट ठहरे थे उन, तो हम उनको साथ दिए थे, उनसे हमारे ताल्लुकात थे, हम उन्होंने हमारे लीडर थे। उन्होंने छोड़े बोले तो हमारे को यासीन साहब, जो हम जब से होश संभाले, यासीन साहब कुछ दिए, यासीन साहब कुछ अपना लीडर माने, यासीन साहब कुछ हम रेस्पेक्ट करें, लेकिन उन्होंने उस लायक हमारे को समझे नहीं, हमारे रख लिए नहीं, इसके लिए हम उनके खिलाफ ही हम अलग गए, वरना हमारा कोई ये नहीं था। उसके बाद रायचूर में मिनिस्टर जो प्रेजेंट मिनिस्टर एन.एस. बोसरा, जो उनकी जब रायचूर में एंट्री हुई, उनसे मुलाकात कैसी थी या उनसे कब से ताल्लुकात हैं, और उनको मिलने से आपके पॉलिटिकल लाइफ में क्या चेंजेस आए, या उन्होंने आपसे वो लोग क्या सीखे, आप उनसे क्या सीखे, या पॉलिटिक्स किस तरीके से वर्क करी जब उनकी रायचूर में एंट्री हुई? उनकी एंट्री तो देखो हम उनके पास जाने से पहले हो गई थी, लेकिन लास्ट इलेक्शन जब हम जेडीएस से ठहर के हार के जब कांग्रेस में मिले थे, तो उसके बाद जैसा इलेक्शन सीएमसी का 2018 का करीब आ रहा था, तो करीब 2016 में हमारी पहली बार रवि बोसरा से मुलाकात हुई, जो हमारे चाहने वाले चांदपीर साहब है, वकील साहब है जावेद उल हक साहब, इन्होंने हमारे साथ थे, तो हमारी मेहनत देखते थे। उन्होंने बोले भाई तुम इतना मेहनत करे, इतना कर रहे, और आए दिन मोहल्ले में तकरार होती थी हमारी, उन्हें टकराव, तो उसके लिए हमारे पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था। तो हमारे याजिद साहब की हालत ऐसी थी, तो पुलिस स्टेशन गए तो भी फ़ोन उठाए तो नहीं उठाते थे, अगर कुछ हेल्प होना है बोले तो ज़ीरो था उस टाइम जब हमारे टकराव होता, तो हम अपने बलबूते पर लड़ रहे थे। तो जब क्या हुआ, ये लोग देखते थे हमारे से, हमारे ताल्लुकात साहिब से उनसे अच्छे, उन्होंने बोले अब तुम ऐसा फाइट कर रहे हो बोले तो तुम्हारे को एक लीडर की ज़रूरत है, तो इसके लिए रवि बोसरा आज अच्छा है, हम आपको मिलाते बोल के उन्होंने पहली बार ले जाके हमारे को रवि बोसरा साहब से मिलाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है, आज का दिन है, जो उम्मीद हम करके उनके पास गए थे वो बराबर सपोर्ट मिला। हो सकता उन्होंने हमारे जो उम्मीद है थे हम करे नहीं करे वो उन्होंने बेहतर जानते, लेकिन हमारे को जो है आज मैं इस मुकाम पे हूँ तो इसकी बहुत बड़ी वजह रवि बोसराज, वरना हम काउंसलर में रहते थे। क्यों, ये भी मैं बोलता हूँ, जैसा मेरा ये देखे जो सियासत में जो इलेक्शन ठहरने का है, जो लोगों का जो रुझान है, इलेक्शन के बाद भी जो बाहर वार्ड वाले भी हमारे से रेस्पेक्ट थे, साहब के पास जाने के बाद सब देखने के बाद उन्होंने क्या करे, भाई इन्होंने संगठन अच्छा कर सकते तो इनको एक पोस्ट देना बोल के उन्होंने खुद सोच के मुझे पहली बार डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी चेयरमैन बनाए, जो मैं कभी पूछा नहीं था, मेरे जहन में एक ही था काउंसलर बनना, दूसरा क्या भी नहीं था, कि मेरे कारोबार में इतने मसरूफ़ थे, मगर मेरे एक्टिविटीज़, मेरे लोगों से ताल्लुकात देख के, जो मुसलमानों में हर एरिया के बच्चे वो नौजवान देख के मेरे को ये बनाने को वास्ते सोचे। उसके बाद बी नायक साहब से उनसे बात करे, ठीक है बोले, तो मेरे को बंगलुरु को बुला को पहली बार उन्होंने मेरे को लेटर दिए, जब उस वक्त मैं, बशीर भाई, असलम भाई, हमारे रवि बोसराज थे, शांतापा साहब, सब मिलके बेंगलुरु जाके ऑर्डर लिए। लेने के बाद रवि साहब यही बोले, यासीन साहब डिफिडेंट एमएलए है, तुम उनको चाहते नहीं चाहते सेकंड, लेकिन जाके उनको मिल के आना। मैं बोला नहीं साहब, मेरे साथ सब पूरी टीम है, मैं पहले रायचूर को जाता हूँ, जाके चार्ज लेके मैं उनको जाके मिलता हूँ बोल के बीवी नायक साहब को उनको बेंगलुरु में मिल के रायचूर को आया। जैसा मैं रायचूर को आया, ऐसा यासीन साहब को लगा कि मैं इनकी प्रॉपर्टी छीन लिया, ऐसा गड़बड़ी चालू करे, उनके फॉलोअर्स वो ये पार्टी ऑफिस का नहीं, बीवी नायक साहब ने कैसा बनाते, वो बनाते, ये बनाते, उन्होंने कांग्रेस के क्या बोल, जबकि मैं कांग्रेस का नहीं हूँ बोल के एमपी इलेक्शन में मिला लिए। एमपी इलेक्शन में मेरे से हेल्प पूछे, मैं बोला बीच वालों को हेल्प गिल्प नहीं देता, अगर उन्होंने मेरे को बात दे रहे आरडीए बनाते बोले तो मैं क्या है करता हूँ, तभी नहीं करता। कमिटमेंट करो बोले, नहीं कमिटमेंट बोले तो कैसा होता, सियासत में कुछ ना कुछ आगे कर दे, गुडविल, मेरे गुडविल देने की ज़रूरत नहीं है और मेरे 10 पोस्ट होने की ज़रूरत नहीं, मेरे ख्वाहिश है तो आरडीए बना दे, क्या बोले मैं फुलफिल करता हूँ।
क्या नहीं तो नहीं, बोल के मैं ये नहीं करा। उसके बाद उनसे रिस्पॉन्स मेरे को फीका था, मैं उनको छोड़ के इधर आया ना, उनको मेरे ऊपर गुस्सा था, वो रुकाने की बहुत कोशिश करे। अब उसके बाद हमारे फॉलोवर गुस्सा आया, उनके खिलाफ एक मेमोरेंडम ये भी निकाले, रैली निकाल के जो है ना गुस्से का इजहार करे, फिर पार्टी ऑफिस में जाके ये करे, चार्ज तो ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बहुत डीसीसी को बहुत फोर्स करे नहीं देना, उन्होंने बोले नहीं बेंगलुरु काट रहे हम नहीं करते, तुम कौन बोलने वाले, इनके डिस्ट्रिक्ट का है सिटी का नहीं है, बोल के उन्होंने बगैर इसके दिए। फिर इन्होंने जाके हमारे सईद साहब को मिल के करके मेरा आर्डर कुछ दिन के लिए विथर्ड करे। अब आज की तारीख में यासीन साहब के साथ ताल्लुकात कैसे हैं अब, क्योंकि बाई इलेक्शन में भी आप स्टेज शेयर किए आप उनके साथ, तो अब किस तरीके से ताल्लुकात है, या नाराज़गी दूर हुई, वो जो गलत फहमियाँ थी वो दूर हुई? जी नहीं, यासीन साहब के ताल्लुक से तो मेरे दिल से बोलो तो 1% की भी इज्जत नहीं, क्योंकि आज रायचूर में जो हालात है, जो हमारे कम्युनिटी के, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ सैयद यासीन साहब है। क्योंकि उन्होंने जब से रायचूर को आए, जब तक पावर में रहे, चाहे एमएलए रहो चाहे डिप्टी एमएलए रहो, किसी कम्युनिटी के एक आदमी को आगे बढ़ाने में ना मदद करे, ना कोई अच्छे कम्युनिटी के आदमी को एक अच्छी टिकट दिए, ना एक अच्छा पोस्ट दिए। यूथ इलेक्शन आता बेटा, वक़फ़ का आता बेटा, तो इन्हों सिर्फ कांग्रेस के फैमिली रेसर का हो गया, और क्या कांग्रेस पार्टी इनकी रही, वर्करों की नहीं। ये छोड़ के उन्होंने कोई पोस्ट, कोई अच्छा सिटिंग काउंसलर भी हो अपने से सही नहीं है, उसको टिकट नहीं दिए, वो जीते हारे थे दूसरों को टिकट दिए। इसके लिए मेरे दिल में जो इज़्ज़त थी वो ख़त्म हो गई। बस अपना आदमी है, सियासत में भी अपना है, कौम में भी अपना है, बस कहीं मिले सलाम वालेकुम सलाम, इसके सिवा हमारा कुछ भी नहीं, ना आगे भी कुछ रहेगा इनसे। बहुत सख्त नाराज़गी है। समीर साहब, अक्सर ये भी बोला जाता, कुछ लोग हैं वो आपके पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के कुछ नौजवान भी हैं, कुछ सीनियर लीडर्स भी हैं, उनका ये एलिगेशन है, अब तक तो हम ऐसा कुछ बड़े पैमाने पर नहीं देखे, लेकिन कभी कभी लगता भी है कि जो एनएस बोसरा जो है या रवि बोसरा जो है, वो जो रायचूर के जो मुस्लिम लीडर्स है, जो कि जिनको अल्लाह ताला जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, उनको पहले टारगेट करते हैं, उनको अच्छे तरीके से करीब कर लेते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब मौका आता है कुछ करने का, या उनकी कम्युनिटी को या उनके फॉलोअर्स को कुछ करने का मौका आता है, तो वो साथ नहीं देते। इसको लेकर बड़ा एग्जांपल असलम पाशा का अक्सर दिया जाता। असलम पाशा पहले उनके साथ बहुत नज़र आते थे, उनके पीछे थे, लेकिन आज जिस तरीके से इलेक्शन के वक्त आप देखे होंगे बहुत नाराज़ थे, रोए भी थे। उनका भी यही कहना था कि जब तक काम पड़ा हमारा साथ लिए, जब काम ख़त्म हुआ तो हमें बाइकआउट कर दिए। इस तरीके का एलिगेशन लगता कि रवि बोसराजू और एनएस बोसराजू जो फैमिली है वो इस्तेमाल अच्छी तरीके से करती, लेकिन बदले में कुछ नहीं देती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, जब से मैं बोला ना 2016 से आज तक साथ हूँ, मेरे को भी साथ दिए, एक नहीं 2 इलेक्शन लड़े चेयरमैन के। मेरी जो हैसियत थी, जो रूल्स है वो रेगुलेशन में खर्च करे, सब करे, फिर भी मैं फेल हुआ। लेकिन मैं नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को गिरौट रिपोर्ट मालूम है मेरे लिए रवि बोसराज कितना फाइट करे बोल के। अंदर रवि बोसराज नॉट ए फाइनल, अंदर टीम रहती जिसमें डीसीसी रहते, एमपी रहते, एक्सएमएलए रहते, जो भी रहते, पार्टी के सीनियर्स रहते, वो लोग क्या तय करते, इसमें सब मिलके तय करके क्या है विनय कुमार को फाइनल करे। तो मेरे को बोले नहीं, तुम्हारे को भी, तुम भी खर्च करे, तुम्हारे को 15 महीने देते, तुम्हारे को 15 महीने देते बोले। तो रवि बोसराज बोले सीनियर सब बोल रहे तुम नको, तो ठीक है बोल के मैं नॉमिनेशन करा था, मैं जाकर अपना नॉमिनेशन वापस लिया। तो क्या मेरे को इस्तेमाल करे सरकार, मेरे लिए तो फाइट करे। लेकिन सारे लोग क्या बोले 15 महीने के बाद रवि बोसराज नहीं बदले, ये विनय कुमार बदल गया, जो बड़े बड़े बातें करा था, ये करा था, शायद उसके इंट्रो होंगे आप देख सकते, बड़े मैं सोने के चमचे में खाता हूँ बोला, बदल गया। फिर पूरे 35 जने 34 जने मिलके उनको निकालने के बावजूद फिर बड़े बड़े बातें करा था, मेरे ठहर को बना तो हमारे बड़े भैया क्या क्या बोल के आप इंट्रो देख सकते। लेकिन एब्सेंट हुआ, यहाँ तक हम सुने, अल्लाह बेहतर जानता कि वो कुछ पैसे भी लिए सामने वाले ऐसे बोल के। अब वो क्या लिए हम तो देखे नहीं, बोल नहीं सकते, लेकिन एब्सेंट तो भी है। जब एक बड़ा आदमी एक बड़े पोस्ट पे रह के, एक पार्टी से रह के, हमारा वोट लेके, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा सपोर्ट लेके, जब अपनी बारी आई जो मेरा हक अदा करने का, जब मेरे साथ ठहर को बनाना था, एब्सेंट हो गए।
और आप साथ नहीं हुए, साथ दूसरों को भी जो है ना भड़काए। तो इसमें बोसराज साहब का कहा रहा है, रवि बोसराज का कहा रहा। मैं तो फेल हुआ दूसरी बार भी, लेकिन मेरे को तो कैंडिडेट बनाए ना, जैसा कि शालम भाई को बनाए। तो इसमें धोखा कहा रहा कम्युनिटी से, हार जीत अपनी है, मैं हारा। उसके बाद मैं रहा, फिर अब मौका आया चेयरमैन का रहा, तो मेरे शायद बनाते थे होंगे या फिर कैंडिडेट बनाते थे, नहीं आया, वही चेयरमैन का आया। लेकिन मैं नहीं भाई, 2 बार इन्हों फेल हुए, फिर मेरे कुछ करे ना, क्योंकि कम्युनिटी में रहते लीडरशिप में अकेला तो नहीं हूँ, 6 काउंसलर थे मुस्लिम्स के, लेकिन मेरे कुछ कहीं को आगे रखे। इस्तेमाल तो हो गया था ना मैं, अब MLA इलेक्शन पे ख़त्म हो गया, उनका भी मकसद ख़त्म हुआ, तो फिर मेरे कहीं को रखे कि भाई नहीं, मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ कुर्बान कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारे साथ ईमानदारी से आज हमारा मौका इनको कुछ बनाना बोल के बराबर बनाए। और इस बार डायरेक्ट दोनों ही कैंडिडेट मेरे को डिक्लेयर करें, जो भी फॉर्मेलिटी से उन्होंने करें। मैं किसी को चाय भी नहीं पिलाया हूँ इस बार। लास्ट टाइम उससे पहले बिरयानी खिलाए थे आप। इस बार चाय भी नहीं पिलाया हूँ, उसके बावजूद मेरे को बनाया। क्यों? कि वो दर्द उनके पास था कि भाई ये आदमी इस्तेमाल हो चुका है, उसके बावजूद हमारे पास मजबूती से ठहरा है, इसके लिए मेरे को बनाए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और कहाँ ठहर को करे बोले करता हूँ। आज जो इस पोस्ट पे हूँ मैं, जो 30-35 साल से जो इस पोस्ट पर कोई मुसलमान नहीं है, चेयरमैन तो छोड़ो दूर की बात है, वही चेयरमैन भी नहीं है, तो इसके जिम्मेदार कौन है मैं पूछता हूँ? एनएस बोसराज है या रवि बोसराज है, यासिर साहब है। 6 बार टिकट लाए, मेरी वो दिल्ली तक बोले, म्यूनसिपाल्टी तक नहीं उनकी पहुँच, जो एक ना काउंसलर बना सके, दावे से कहे तो मैं एक काउंसलर बना सके, ना किसी को चेयरमैन बनाए, ना किसी को वाइस चेयरमैन बनाए। गवर्नमेंट अपनी बोल के लेटर बराबर दे लिए, पैसे खा लिए, लेकिन बनाए किसी को? बनो एक चेयरमैन बताओ किसे बनाए? बस RDA 2 बनाए, 2 किसे किसे बनाए सबको मालूम है, उसके लिए हम नहीं करते। हमारे आदमी को 2 आदमियों को बनाए बस, उन्होंने छोड़े तो काउंसलर किसको बनाए? और म्यूनसिपाल्टी चेयरमैन किसको बना सकते थे? वाइस चेयरमैन किसको बना सकते थे? मैं तो हमेशा नहीं था, दूसरे लोग भी थे, तो किसकी जवाबदारी थी? किसकी गवर्नमेंट थी? तो रायचूर से लीडरशिप किसकी थी? अब हम दूसरा है बोल के हम उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जब अपने गिरेबान में जाके देखो हम क्या करें? अपने को मौका मिला था ना। फिर अच्छा, जहाँ MLA का जिक्र करें, MLA इलेक्शन का जिक्र हुआ, वहाँ पे रवि बोसराज जो अपने वालिद साहब का नाम भी रिकमेंड करे थे MLA के लिए, तो उस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी में एक डाउट आ गया कि भाई ये लोग जो है कम्युनिटी की तो बात करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन की बात है तो अपनों को आगे रखी। और ये क्या वजह थी कि शालम जो कि जिनसे सीनियर लोग भी मौजूद थे, उनको छोड़कर शालम साहब को टिकट देने की क्या वजह थी? असलम साहब भी मौजूद थे, बशीर साहब भी मौजूद थे। खैर, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन बहुत पहले मिल गया कि क्या क्या हुआ था उस रात का 1-1:30 बजे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जब कम्युनिटी की बात करती तो अपने वालिद साहब का नाम आगे करती। देखो, हर आदमी पॉलिटिक्स करता, मैं एक छोटा काउंसलर हूँ। कल और एक वार्ड मेरे को मौका मिला कि मेरे को आपको एरिया वाले बोले भाई आप अच्छे हमारे वार्ड से भी ठहरो बोले, तो मैं क्या दानिश को दिलाता हूँ टिकट? किसको दिलाता हूँ? मैं अपने घर वाले को दिलाता हूँ। तो उन्होंने जो यहाँ से दिल्ली तक सियासत कर रहे हैं, तो जब मौका आया अपने वालिद साहब को ना MLA बनाना सोचना गलत है, तो अपने लिए पूछे। ऐसा नहीं कि धोखा दे को पूछे, बाज़ाब्ता पूछे उन्होंने। और बाज़ाब्ता हर पार्टी को इख्तियार है और हर कौम को इख्तियार है कि जनरल सीटें कोई भी पूछ सकता, कोई भी ठहर सकता, हार जीत तो अपनी मर्जी है, ठहर सकते। उन्होंने अपनी कोशिश करे, इसमें गलत कहाँ है? और जब इलेक्शन हुआ तो उस वक्त ये भी देखा गया कि जहाँ पर रवि बोसराज जो सबसे ज़्यादा कैनवेसिंग करे या सबसे ज़्यादा कैंपिंग करे, वहाँ पर से ज़्यादा वोट नहीं मिले कांग्रेस को। ये बोलो ना, ये अलग मसला है। जो टिकट का मसला था, जो उन्होंने टिकट पूछे, मैं समझता हूँ तो हर आदमी को ठहरने का हक है, पूछने का हक है, पूछे उन्होंने। अब हाईकमान है, ये माइनॉरिटी को पहले से दे रहे आ रहे बोल के नहीं करा, वो अलग बात। लेकिन वोट का सवाल है, वोट हर आदमी का अपना इफरादी हक है, मेहनत करना हमारा काम है। अब मेरे एरिया में बोलता हूँ, जब वो MLA इलेक्शन हुआ तो हमारे को BJP को 150 वोट का फ़र्क हुआ। कितना? 150 वोट हमारे ज़्यादा है, BJP 150 कम है। जबकि MP इलेक्शन हुआ, मोदी के नाम पर वोट पूछते, 250 फ़र्क हुआ, यानी कि 250 कांग्रेस को ज़्यादा है, जबकि BJP को ज़्यादा आना। क्योंकि इलेक्शन क्या बोलते, मोदी के नाम पे बोलते। ये लोगों की सोच,
मैं बोलेगा ये लोगों की सोच। एमएलए में क्या थी, एमपी में नहीं रहती। एमपी में क्या थी, काउंसलर में नहीं रहती। हर जो सोच है जो कैंडिडेट के ऊपर जाती। एमपी इलेक्शन पे लास्ट टाइम हुआ, हमारे कुमार नायक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, किस तरीके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन दिनों साबित हुए? आपकी कितनी दफ़ा मुलाकात हुई? और साथ ही साथ बीवी नायक जो अच्छी खासी उनके फादर की लेगेसी को लेकर आगे बढ़ रहे थे, कुछ अनबन की वजह से वो फिर बीजेपी ज्वाइन किए, उस बारे में? नहीं, ये बीवी नायक साहब तो एक अच्छे इंसान है, हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, हम साथ रहें काम करें, लेकिन पार्टी छोड़ना ये उनका अपना ही है। उसके लिए उन्होंने अपने तौर पे क्यों छोड़े, क्या छोड़े, हमारे को तो नहीं मालूम, लेकिन हमारे साथ जब तक रहे, अच्छे लीडर रहे, हमारा साथ दिए, हमारे साथ, हम उनके साथ रहे। अभी पार्टी का हम उसके बारे में कभी नहीं बोल सकते। जो प्रेजेंट एमपी है वो रायचूर को लेकर या रायचूर के जो लीडर्स है, काउंसलर्स है, और ख़ास तौर पे यहाँ की कम्युनिटीज़ को लेकर कितने फ़िक्रमंद है? कितनी दफ़ा मुलाकात हुई आपकी? नहीं, मेरी तो अक्सर मुलाकात होती और अच्छी तरह बात करते, लेकिन उन्होंने एक आईएएस ऑफिसर रहने की वजह से जो उनकी एक लाइफ जो गुजरी है और ये जो है पब्लिक लाइफ है, ये थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन उसके हिसाब से उन्होंने रिजर्व रहते, लेकिन काम के हद तक बहुत सीरियस है। पब्लिक में एकदम आना, जैसा हमारा ख्वाहिश है 100 जने मिले, सेल्फी उतरे, उसमें उनको ये नहीं है। लेकिन उन्होंने रिजर्व है, लेकिन काम के बारे में यहाँ भी बात करते, दिल्ली में भी बात करते। उसके लिए हमारे को क्या बोलते हैं, मेजर इश्यूज़ क्या है, बोलो, मैं क्या हूँ ना, फाइट करता हूँ, तुम लोग ठहर के करो। मैं आगे फेस पर होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, कुछ ज़रूरी है तो बुलाओ, आता हूँ, मिलता हूँ, बैठता हूँ, क्या है देखता हूँ, जाता। चलो चेयरमैन के ताल्लुक से बात करेंगे। लास्ट टाइम जो चेयरमैन थे ई विनय कुमार, उस वक्त कोई ख़ास ऐसे काम तो रायचूर में हुए नहीं, उससे पहले भी नहीं हुए क्योंकि म्यूनसिपालिटी में चेयरमैन ही नहीं थे। अब एक प्रॉपर सेटअप लग रहा है कि जहाँ पर एक चेयरमैन भी हैं, एक वाइस चेयरमैन भी हैं, और इलेक्शन इस तरीके का हुआ कि कोई अपोज भी नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि सभी लोग, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या पार्टी से हो या दूसरी पार्टी से हो, सभी लोग मुतमईन है, ऐसा लग रहा था। किस तरीके से ऑफिस का वर्क हो रहा है, और एज अ चेयरमैन जो मैडम है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, और आपकी मसरूफियात क्या है चेयरमैन को लेकर? नहीं, मैं पहले तो पूरे काउंसिल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो है ना, हम पे भरोसा करके अपोजिशन पार्टी वाले भी कैंडिडेट को नहीं डाले, क्योंकि हमारे ताल्लुकात उनसे अच्छे हैं, आज भी अच्छे हैं, इंशाल्लाह कल भी अच्छे रहेंगे। काम का ताल्लुक है, जो एक साल 1.5 साल से जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो बिगड़ा हुआ था, अब उसको धीरे धीरे हम एक प्लेटफार्म पर ला रहे हैं। हम खुद है ना, सुबह 11 से 1:30 बजे तक बैठ रहे हैं, कोई आए तो हम मिल के जब का जब क्या होना, मेजर इश्यूज़ क्या था, म्यूटेशन, खाता, ये लोगों को बहुत परेशानी थी। ये नहीं हो रहा, क्योंकि पहले जो था मैनुअल था, जो जैसा भी है रिकॉर्ड रहने नको लिख को दे देते, पैसे खा लेते। लेकिन जब से ऑनलाइन आया, एक सिस्टम रहता है डॉक्यूमेंट्स का, तो उसके लिए पूरा सेटअप होने के लिए टाइम लगा। तो लोगों को क्या दिखा, नहीं बता रहे, सता रहे बोल के। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अपडेट है, 90% लोगों के काम हो रहे, 10% वो लोगों के काम नहीं है, जैसा कि एनए कराए लेआउट का, आरडीए नहीं है। बात जने एनए कराए ना आरडीए कराए, ऐसे म्यूनसिपालिटी में परमिशन लिए प्लाटा बना के बेचे। तो इनके डॉक्यूमेंट्स के लिए पूरा रेडी करें। अभी हम पूरा साहब को बताएं इसको किस तरीके से रास्ता निकालना, ये लोग परेशान होकर फिर रहे हैं। प्लाट तो प्लाट है, लेकिन सिस्टम अपडेट नहीं है, तो उसके लिए इंशाल्लाह वो भी और एक 10-15 दिन में वो भी एक तरफ चालू होगा। ओल्ड सिटी के लिए भी जो है ना, लिंक डॉक्यूमेंट नहीं रहते, तो उसके लिए भी रास्ता निकाले हैं, वो भी चालू हुए हैं। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ और 1 महीने 1.5 महीने में 100% जो प्रॉब्लम्स है वो इंशाल्लाह सही होंगे। और जहाँ तक काम का ताल्लुक़ है, जो हमारा 28 तारीख से पहले जो साफ़ सफाई का प्रोग्राम था रायचूर में, आज का है देखिए, एक 10% बेहतर हुआ है। हम ये नहीं बोलते 100%, एक 10% बेहतर हुआ, क्योंकि हमारे वार्ड में जा रहे हैं और हम कुछ एक्स्ट्रा लेबर लिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑटो आए और ट्रैक्टर्स आना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आज जीता कल डेवलप हुआ, तो उसके लिए हम वक्त दे रहे हैं, फिर रहे हैं, देख रहे हैं हर वार्ड में ग्राउंड से आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है। आप खुद भी हर एरिया जाके देख सकते, जहाँ जहाँ विजिट किए हैं वहाँ जो है ना क्या ज़रूरत है, आहिस्ता आहिस्ता काम चालू करें।
लेकिन जो चीज़ बिगड़ी हुई है एक ही टाइम पे नहीं होती। हाँ, हम ये बोल सकते जो 1 महीना पहले करीब जो हालात थे आज एक 10% सुधरे हैं। और अब मेजर प्रॉब्लम लाइटिंग का है। इंशाल्लाह वो भी टेंडर बेस पर गया है। जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर बराबर नहीं था उसको टर्मिनेट किए हैं, तो नए टेंडर के लिए अब 1 हफ्ते में टेंडर बुला रहे हैं वो, और नए लाइटों के लिए कर रहे। हो सकता है 15-20 दिन में वो भी इसको आ जाएगा। अच्छा, सब ये शिकायत अक्सर आपके म्यूनसिपैलिटी में थी कि वहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, परमानेंट नहीं है, और वो लोग अपने आप मनमानी कर रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी का लॉगिन उनके पास है। तो इन लोगों को किस तरीके से अब डील करने वाले हैं या इनके साथ क्या होने वाला है? क्योंकि म्यूनसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन में रायचूर के तमाम लैंड्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई भी कुछ भी कर सकता है अगर लॉगिन हर एक किसी के पास हो। नहीं, इसके लिए देखो पहले तो हमारे पास म्यूनसिपल स्टाफ कम है, लेकिन जो प्राइवेट लेबर्स लिए थे हम खुद उनको वहाँ बिठाए हैं। लेकिन बोले ना 1.5 साल से जो एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब के हाथ में था, या म्यूनसिपाल्टी में उन्होंने बेचारे रोज़ आ नहीं सकते उनका एग्जीक्यूटिव जॉब, तो उसके लिए थोड़ा मिसयूज़ हुए हैं। लेकिन हम जब से बैठे हैं एक एक सेक्शन क्लर्क को बुला के कौन है कौन जवाबदार है क्या है देख के थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की है। मैं जैसा बोला ना आपको बहुत 1 महीना लगेगा, आपको खुद महसूस होगा कि लाइटिंग का रहते या म्यूनसिपाल्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम रहते, या आपको पानी का रहते, या आपको क्लीनिंग का रहते, आपको खुद इंशाल्लाह 1 महीने में महसूस होगा। अगर आदमी चाहा कुछ करने के लिए ठान लिया है तो कुछ बदल सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें सहयोग की ज़रूरत है, जो लोगों से सपोर्ट होना। जैसा कि हम परसों एक प्रोग्राम करें, हम हर एरिया क्लीन करने के लिए जा रहे, हम क्लीन भी कर रहे और ज़्यादा लेबर छोड़ रहे और ऑटो छोड़ रहे। लेकिन क्या होता हम जब जाने के बाद जो कचरा घर में आता बाहर ला के फेंकते, ये काम नहीं करना। नेक्स्ट डे हम आते जब देना। तो जब तक हमारे को सामने वालों से सपोर्ट नहीं मिलेगा हम क्या भी करो बेकार हो जाता। तो इसके लिए हम वो लोगों से भी अपील किए। अब आपके इसके थ्रू भी मैं यही अपील करूँगा, हम लोग जो क्लीनिंग का प्रोग्राम रखे हैं सब लोग हमारे साथ सहयोग करें, तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर का सिस्टम सही करके कहीं बाजू एक कैरी बैग में बन के रखिए, नेक्स्ट दिन हमारी ऑटो या कोई आए तक, तो इतना ही सपोर्ट करे तो हमारे लिए बहुत है। कैरी बैग्स तो बंद हो गए। नहीं, घर में पेपर्स आता, कहीं कैरी बैग बोले तो अब कपड़े की थैली रहती। इसी आप कैरी बैग से याद आया, ये बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज है कि जो प्लास्टिक बैग्स है उनका यूज़ कम होना चाहिए ना नहीं होना चाहिए। अब तो बिल्कुल ही बंद किया गया है। अब कोई भी दुकानदार अगर कैरी बैग्स देता हुआ या बेचता हुआ लेता हुआ मिलता है तो उसके ऊपर किस तरीके की कानूनी कार्रवाई होगी और फाइन का क्या सिस्टम है? अब पहले तो उसके पास क्या भी मिला सील कर देते, पूरा सामान लेके चले जा रहे हैं, उसको डिस्पोजल कर रहे हैं। वो चाहे 1 रुपये का रंदे 1 लाख रुपए का सामान न दे, क्योंकि जब उन गलत काम कर रहा है तो उसकी हिम्मत, वो कितने का माल ला रहा है उतने लाश के बर्दाश्त करने की ताकत उन रखना। क्योंकि हम एक नहीं कई बार अपील कर चुके हैं ये चीज़ मत कीजिए बोल, उसके बाद उन्होंने वो अपने गट्स को ला रहे हैं तो उसके जवाबदार भी उन्होंने रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन बोले आदमी डायरेक्ट आके अटैक कर रहा बोल के, 10 बार बोला 10 लोगों को पकड़ रहा 10 जगह कर रहा, इसके बावजूद वो बेच रहे हैं तो लोग खुद गलत काम कर रहे हैं। जब गलत काम करेंगे तो उसका नुकसान भी तो उन्हें उठाना पड़ेगा। वे कितना फाइन रखे हैं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी ऐसा सुना? देखो कम से कम 5,000 से नीचे तो फाइन किसी को नहीं लेते, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइन डालना ताकि उसे तकलीफ हो, आइंदा वो गलत काम ना करे। ऐसा नहीं कि उसको सताना, उसको मालूम होना चाहिए तो एक 10 रुपये ज़्यादा मुनाफे के लिए काम कर रहा है तो कल तक पकड़े गया तो लाख रुपये लॉस होते तेरे, तो डर के वो काम नहीं करना उन्हें। क्योंकि मोहब्बत से तो हम नको करो बोले नहीं सुन रहा तो हम इतना हैवी पेनल्टी डालना बोल रहे हैं कि उसको डर होना, नको भाई ये करना नको, चुप पकड़े गए तो 10 रुपये कमाने में 100 रुपये कहीं को डालना बोल के वो डर होना। उसके सिवा हमारे को बिजनेस मैनों को सताने का कोई मकसद नहीं। अच्छा, तब जिस वक्त आप काउंसलर थे और जिस वक्त ई विनय कुमार चेयरमैन थे, उस वक्त जब भी जीबी मीटिंग होती थी तो उसमें कोई भी एक फैसले पर नहीं पहुंचते थे, सब लोग एलिगेशंस लगाते थे और जो जीबी मीटिंग में जो एजेंडा होता था उससे ज़्यादा घपलेबाजी पे घोटाले की बातें बाहर खुलती थी। तो उसका अब तक मैं समझता हूँ कि कम्प्लीटली वेरिफिकेशन नहीं हुआ कि किसको क्या टेंडर मिला था, चाहे वो मोटर्स की बात हो या जो कुछ भी हो। जितना घपला घोटाला हुआ उस पर भी क्या इस वक्त म्यूनसिपल बॉडी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इस पर गौर व फिक्र कर रहे हैं,
इसको भी तहकीकात करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तो क्योंकि जब चेयरमैन ई विनय कुमार थे, वाइस चेयरमैन नरसम्मा माडगिरी मैडम ही थे। आज उन्होंने चेयरमैन है। क्या हुआ क्या नहीं उन्होंने बाखूबी जानते हैं, लेकिन हम अभी उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 2018 से जब से इलेक्शन हुआ आज तक क्या काम हुए, क्या काम पेंडिंग हुए, क्या काम सही नहीं हुए, वो सारी जानकारी लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेने के बाद क्या ज़रूरी है उसका हम कदम उठाएंगे। और कोई ये उसके अंदर 420 काम अगर निकल कर आए जो कपले घोटाले आए तो उस पर भी वो तो कानूनी है। क्योंकि जो भी काम करेंगे, चाहे मेरा एरिया हो चाहे किसी का एरिया हो, क्योंकि लोग हमारे को जिताएं एक भरोसे से, एक उम्मीद से कि हम उनकी हर अच्छी सहूलत देंगे, उनको बगैर तकलीफ के साफ सफाई देंगे बोल के हमारे हम वो छोड़ के हम उनके विश्वास को धोखा देंगे और उनके ही नाम पे हम लूटेंगे और उनको हम सताएंगे बोले तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसके लिए जो कानून है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। और 14 फाइनेंस या 15 फाइनेंस की भी अक्सर बात होती है और उसमें भी एक बात कही जाती है कि जो भी टेंडर्स आते हैं तो उसके अंदर फेयर टेंडर्स नहीं होते, उसके अंदर मनमानी की जाती है। जो जितना पैसा खिलाता है उसी को टेंडर फाइनलाइज किया जाता है, सैंक्शन उसी को होता है। इस पर क्या आप समझते हैं कि आप एक काउंसलर भी रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी को अंदर से देखते हैं, तो टेंडर्स की जहाँ तक बात रही कि फेयर होता है ये? देखो, जहाँ तक 14-15 फाइनेंस बोले, मैं इसके लिए तो पहली बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे कमिश्नर साहब का, जो इन्होंने आए हैं। जहाँ से बाकी थे तो मैं लगभग पूछा हूँ 80 करोड़ रुपए कुछ बाकी थे। इन्होंने क्या करे, इतना बाकी कई को रखे पैसा बोल के सारी चीज़ों का डीसी को बात करके पूरे टेंडर्स बुलाने का प्लान बनाए और यहाँ काम नहीं होता बोल के इमरजेंसी ऑफिस ले आके रामपुर में रखे हैं, यहाँ लोग आते बोल के। तो तकरीबन टेंडर्स करें हैं, कुछ टेंडर्स का वर्क आर्डर हुआ है, कुछ होने वाला है। लेकिन इसमें जो टेंडर डालता उसका जो लाइसेंस रहता कॉन्ट्रैक्ट का, उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से होता, क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है। अगर हम फर्स्ट वाले को छोड़ सेकंड वाले को देंगे, उन्हें अगर ऑब्जेक्शन डाला या कोर्ट गया तो बताना पड़ता। ऐसा कोई है ना, ये अलग बात है। कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं कि हम फाइट करने का नको, ये वाट को मैं डाल लेता हूँ, ये वाट को तुम्हें डाल लो, या नहीं तो पैकेज बना के डाल लेंगे, ये वाट तुम्हें कर लो बोल के उन्होंने अंडरस्टैंडिंग करते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें क्या भी नहीं रहता, जो एप्लीकेशन डालेंगे वो टेंडर ओपन करते, उसके रूल्स के हिसाब से करते, क्योंकि मैनुअल नहीं है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन में कुछ भी नहीं हो सकता। हम कुछ घपला करेंगे तो कोई हम कंप्लेंट डाला तो डिटेल देना पड़ता, तो ये नौकरी जाने का सवाल रहता कमिश्नर साहब का। वो काम उन्होंने नहीं करते, क्योंकि उन्होंने केएस ऑफिसर है, बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा समीर साहब, रायचूर में 35 वार्ड से 35 वार्ड्स के काउंसलर्स है। अब ज़रूरी नहीं कि हर काउंसलर जो है वो अच्छा ही हो या उसका नेचर एकदम से सपोर्टिव नेचर हो। आज की तारीख में जहाँ पर बारिश जो है वो बेवक्त कभी भी शुरू होता है, वार्ड्स की हालतें बहुत ख़राब है। बहुत सारे वार्ड्स में जो छोटी गलियाँ हैं, ग्राउंड लेवल पे जिस तरीके के हालात बारिश के बाद होते हैं, उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन अब तक नहीं निकला। मैं ये इस बारे में भी जानना चाहता हूँ। और एक जो काउंसलर्स का जिक्र किया हूँ, ई विनय कुमार जब चेयरमैन थे, उनका ये भी कहना था कि कुछ काउंसलर्स बहुत डोमिनेटिंग थे, बहुत ज़बरदस्ती करते थे, काम करने नहीं दिया करते थे। तो आप बताइए कि इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या काउंसलर्स कुछ ऐसे भी हैं जो डोमिनेट करते हैं? और ये जो सड़कों की बात है, ये इसके बारे में क्या सोल्यूशन निकल रहा है? देखो, काउंसलर्स की जहाँ तक बात है, फिलहाल अब मेरे को भी एक जिम्मेदारी बड़ी है। मैं तो 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ, 5 साल से लोगों के साथ हूँ, कोई डोमिनेट नहीं करता। हम जो चेयरमैन बनने के लिए उनके साथ जो कमिटमेंट किए थे, वो बनने के बाद आप उस कमिटमेंट में नहीं है तो वो डोमिनेट कर रहे थे। जैसा मैं आपको वादा करा कि भाई मैं फला चीज़ करता हूँ, आप मेरे को सपोर्ट दो, तो जब आप मेरे को सपोर्ट दिए, जब मेरा काम है मैं बैठने के बाद आपको रेस्पेक्ट करना, वो सपोर्ट करना, जब नहीं मिलेंगे तो वो डोमिनेट करते। तो ये जो डोमिनेट का जो सिस्टम है, ये उन्होंने खुद पैदा किए हैं, उन्होंने खुद डोमिनेट किए हैं। कई लोगों को अगर मेरे नक्को बना दे, मैं बाहर बोलता हूँ कौन क्या लिए बोल के, आप देखे भी वीडियो क्लिप्स है सब है। तो जब उन्होंने करे तो डोमिनेट है, दूसरे करे तो डोमिनेट बोले तो कैसा होता? पहले आप पे खुद डोमिनेट किए हैं। अगर मेरे को नक्को बना को देखो मैं क्या करता हूँ बोल के, तो ये क्या ब्लैकमेल नहीं है लीडरों से? तो जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे। बड़े लोग है ना, जो बोएगा वही पाएगा, तो उनको वही हुआ। उसके लिए उनको सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने जी भी करे,
अब वो जो गैर ज़रूरी जो एजेंडे रखते थे उसके लिए ऑब्जेक्शन होने वाले थे। आपके साथ काउंसलर्स का बर्ताव कैसा है, सपोर्टिव है? मेरे हिसाब से, मेरे नेचर के हिसाब से पूरे के पूरे मेरे को सपोर्टिव है, चाहे बीजेपी के हो, चाहे जेडीएस के हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, चाहे कांग्रेस। क्योंकि मेरा 2018 से मेरा नेचर देख रहे हैं, मैं ये 1 से 2 बार फाइट किया हूँ, इसके बावजूद किसी से गिला शिकवा नहीं है, नहीं वो एक अच्छा आदमी है। ऐसा आदमी बैठने से अब हमारे को भी आने वाले साल में इलेक्शन आ रहा, हमारे एरिया में 2 काम होते, बल्कि वो लोग भी मेरे से एज ए फ्रेंडशिप है, मैं भी उनके साथ वही हूँ। और ये जो छोटे गलियों में पानी के बारिश के पानी के बाद जो जिस तरीके के हालात रायचूर में होते हैं, इसका परमानेंट सोल्यूशन अब तक नहीं निकला। क्या आपसे कुछ यहाँ की आवाम उम्मीद रख सकती है? नहीं, जहाँ तक परमानेंट सोल्यूशन का है वो तो हमारी कैपेसिटी के बाहर है। ये हर चीज़ मैं करता हूँ बोलना गलत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का हिसाब है। हाँ, जहाँ तक मेंटेनेंस का हिसाब है उसके लिए 100% हम कोशिश करते कि जहाँ जहाँ पानी आने से जो डाउन में है पानी ठहरता, पहले के बनिस्बत जो 5-10 साल के बनिस्बत आज जो है ना, हर एरिया में अपने अपने हिसाब से काउंसलर्स काम करके जो भी करके जो है ना वो नहीं है। नहीं तो थोड़ा बारिश आया सिया तालाब डूब जाता था। आज जाके देखिए बड़े से बड़ा बारिश आया, इतने दिन हम एक ज़माने के बाद इतना बड़ा बारिश देखे, फिर भी वो कंप्लेंट्स नहीं है। कंप्लेंट है लेकिन वो नहीं है, तो मतलब चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आते हैं। बड़े बड़े चीज़ें आना बोले तो ये नहीं होता। हाँ, जैसा कि मिसाल के तौर पर लेआउट बन रहे तो पानी का डाइवर्शन चेंज होता, तो पानी का फ्लो भी सिटी की तरफ जब आएगा तो नालियाँ छोटे हो जाते ज़्यादा, तो इसके लिए जहाँ जहाँ डाउन है पानी ठहरता, वो छोड़ के नए जगह इतने दिन बारिश आने कोई ऐसा हैवी नुकसान नहीं हुआ इस बार। नहीं तो लास्ट टाइम जब जैसा जैसा बारिश आता बहुत से घर गिरते थे, बहुत से नुकसान होते थे। इस बार हुए हैं लेकिन बहुत कंट्रोल में है समझो, क्योंकि इसकी मेन वजह क्या है, स्लम जो डिक्लेयर होने से वहाँ जो स्लम वाले को जो घर बने हैं, मुस्तकिल जो आरसीसी के घर बने हैं, इससे क्या है बहुत जनों को कम पहले क्या झोपड़पट्टी थी, बेचारों के डाउन में थे, थोड़ा पानी घर में आता था। अब वो स्लम में आने से जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है उससे वो लोग क्या थोड़ा हाइट बनाए, तो नए चैम्बर्स बने हैं, जो पूरे यूजीडी है, जो राजकालवे से पूरे साफ करने से जो है ना नई के बराबर प्रॉब्लम है नई के बराबर है। तो रायचूर के एमएलए, बीजेपी के जो एमएलए शिवराज पाटिल साहब, उनसे किस तरीके का सपोर्ट म्यूनसिपैलिटी को दे रहे हैं, या आप कितनी क्या डिमांड्स रख रहे हैं रायचूर में जो सड़कों की हालत है उसको लेकर? क्या वो सीरियस हैं? नहीं, अब तक तो हम उनसे नहीं मिले। चेयरमैन आपसे मिले? नहीं मिले, जब से चेयरमैन इलेक्शन हुआ हम मिले नहीं, क्योंकि किसी को इल्ज़ाम लगाना गलत बात है। हम तो नहीं मिले। हमारा एक ही मकसद है, गवर्नमेंट हमारी है, हम गवर्नमेंट से क्या फ़ंड ला सकते, उसके बाद जीबी में क्या ये करते, जहाँ हमारे को ज़रूरत पड़ेगी सिटिंग एमएलए से मदद लेने की, हम बराबर उनसे मदद लेंगे। अब उनके ऊपर है, उनकी क्या ताकत है, उनका क्या पावर है, उन्होंने हमारे से क्या साथ देते। हम तो खुले दिल से बाज़ हफ्ता हम जो भी मदद लेंगे रायचूर के हित के लिए, रायचूर के डेवलपमेंट्स के लिए, यानी कुर्सी के लिए रेस्पेक्ट है, वो पोजीशन का तो बराबर ये करेंगे। और हम बराबर उनको बुलाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम जाएंगे, हमारे से क्या होता हम बराबर ये लेंगे। लेकिन आज तक तो हम वो ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जीबी में क्या तय होता, जीबी बनाना है, मीटिंग जीबी में क्या तय होता, एमएलए से हमारे को क्या फ़ंड की ज़रूरत पड़ती, डेवलपमेंट्स के लिए क्या पड़ती, क्योंकि आज जो एमएलए है बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, अब जो गवर्नमेंट है कांग्रेस की है, तो हमारे को क्या है, कांग्रेस पार्टी से जो सेंटर से फंड है स्टेट का जो आ रहा वो हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह आ रहा। लेकिन इसके बावजूद एक एमएलए का एक पोस्ट रहता है, एक जिम्मेदारी रहती है, तो उनको भी हम रेस्पेक्ट करते हैं, और उनसे भी जो हमारे काम बनेंगे बराबर जाएंगे, काम लेंगे और आराम से रायचूर को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद एक ही है, जो हमारे को लगभग 12 से 14 महीने वक्त मिला है, तो इस 14 महीने में कुछ ऐसा काम कर दिखाएं कि लोग बोले कि भाई एक सही आदमी बैठने से कुछ इरादा कर सकता है तो काम कर सकता। अच्छा, सब यूजेडी का जिक्र हुआ, अब तक रायचूर में कंप्लीट यूजेडी नहीं है, वो उसको लेकर कोई एक्शन प्लान म्यूनसिपैलिटी? यूजीडी को लेकर जो भी टेंडर्स हुए थे आउट में करे थे, सिटी में मैनुअल है प्रॉब्लम नहीं करे थे, तो इसके लिए हम रवि बोसरा साहब से बात करके ये करके तो क्या करे, जितना 100 चिल्लर कुछ होना कहते और 100 करोड़ चिल्लर होना जो पूरा अपडेट होने के लिए, तो हम तय करें तो बोसरा साहब जो है ना 50 या 55 लाख करोड़ रुपए का जो है ना कुछ इन्वेस्टमेंट रेडी किए हैं, करके क्या करें 4 वार्ड सिलेक्शन किए,
जो इसको 100% यूजीडी बनाएंगे, इसको कनेक्शन कैसा करना, उसके बाद 2500 वाट करेंगे। इसके लिए 4 वाट के लिए 10-10 करोड़ रुपए फंड ये करें। तो उसके लिए बेंगलुरु से सर्वे कराए हैं और टेंडर बेस भी है, बहुत जल्द काम चालू होगा। इसमें वार्ड नंबर 7 है, वार्ड नंबर 14 है, वार्ड नंबर 15 है, वार्ड नंबर 20 है। अंदरून किला, मंगलवारपेट, नेताजी नगर, हरिजनवाड़ा, 4 वार्ड सिलेक्शन किए। मेरे वार्ड में भी बेंगलुरु से टीम आई थी, पूरा GPRS से सर्वे किए। क्योंकि ऐसा होता है, हमारी एरिया कैसा है बोले तो यहाँ अप है तो आगे डाउन है जी। फिर आगे अप है। अगर इसको सही नहीं करेंगे तो यूजीडी जो है ना रिवर्स आना चाह रहा। इसके लिए वो लोग GPRS से सर्वे करके जो भी किस तरफ जाता, अब इस तरफ है, उस तरफ है, 4 तरफ मेन रोड है, तो ये फ्लो किधर जाता उधर ही मेन रोड देके सक्सेस करना बोल के इंशाल्लाह बहुत हुआ तो 1-1.5 महीने के अंदर ये काम चालू हो जाएगा। अच्छा, अब चेयरमैन वाइस चेयरमैन बने हैं, वो कौन से जो मेन मेजर काम है जो आपके पीरियड ख़त्म होने से पहले आपको करना ही करना है? 2 से 3 या 3 से 4 जो मेजर काम है। नहीं, मेरे हिसाब से, मेरे ख्वाहिश के मुताबिक मेजर काम बोले तो मैं पानी का ले आऊँ। जो रायचूर में 2 नदियों के होते हुए भी अल्टरनेटिव पानी आता है और बाईपास चलता है और नए टैंक बने। टैंक में अभी भी वो उसको कलेक्शन देने की कैपेसिटी नहीं है, जबकि हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं है। तो मैं 1 साल में अगर डेली नल देने के लिए भी रोज़ सुबह पानी आने की सहूलत भी करा तो मैं बहुत बड़ा काम करा। मेरी यही ख्वाहिश है। वो आपकी ख्वाहिश है जी। अच्छा। तो अभी चेयरमैन बनने के बाद काउंसलर बनने, जब आप काउंसलर थे उस वक्त आपका डेली रूटीन क्या था? और चेयरमैन बनने के बाद सुबह से लेकर शाम तक का आपका रूटीन क्या है? किस तरीके से काम हो रहा है? कहाँ पर आप जा रहे हैं? जब मैं काउंसलर था मेरी जवाबदारी सिर्फ एरिया की थी। तो मेरा काम था कहीं भी क्या भी प्रॉब्लम है या नहीं है तो चुप जाके देख लेना, क्या कंप्लेंट से देख लेना, या मेरे साथ मेरे बच्चे रहते वो लोग अपने अपने एक गली में देख लेना, लाइटा नहीं है, एक 10-15-20 औरत कंप्लेंट देते थे, जो भी डैमेजेस है म्यूनसिपाल्टी ने हम खुद दे के करते थे। लेकिन जब से वाइस चेयरमैन बने तो हमारी जवाबदारी बढ़ गई। तो जैसा मेरे एरिया में प्रॉब्लम था हर एरिया में रहता। तो मैं एक तो रूटीन जैसा हम बने, गणेश था, मिलादुन्नबी थी, तो इसके लिए जो मेन रोड से जो साफ़ सफाई है, जो गंगा निवास जो ख़ास बॉडी है, इसको हम ज़्यादा तवज्जो दिए हैं कि आने जाने में गाड़ियाँ का कुछ प्रॉब्लम नहीं होना बोल के उसकी सफाई होती है। उसके जो भी जो गड़े गिड़े पड़े थे सब करे। उसके बावजूद बारिश एक कंटिन्यू था, तो जहाँ जहाँ पानी ठहर को प्रॉब्लम हो रहा था तो वहाँ जाके ये विज़िट करके उसको क्या क्लीन करना, क्या मुरम डालना, क्योंकि बारिश के दिन में नए रोड्स नहीं डाल सकते वो करे। अभी क्या हो रहा बोले तो हम अपने एरिया में तो तवज्जो दे रहे, साथ ही साथ जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स है वो लोग हमारे को बुला रहे हैं कि भाई हमारे वार्ड में मसला है बहुत दिन हुआ काम नहीं हुआ, आप एक बार आके जाओ। हम जाके देख रहे हैं वहाँ क्या हो सकता, ऑलरेडी कई को काम नहीं हुआ, वहाँ कई को काम नहीं हुआ, तो वो काउंसलर्स को हम लेके वो नहीं भैया टेंडर हुआ था अभी प्रोसेस नहीं हुआ, उन्होंने क्या बोलते हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे परसों हम 7 नंबर वार्ड में गए थे, जो तिमारेड्डी साहब के जो बारी इमाम आशिर खाने के अंदर है, तो उन्होंने बताए कि पानी का प्रॉब्लम है जो हर 3-4 दिन में एक बार आ रहा, 3-4 दिन में एक बार आ रहा और सफिशेंट नहीं आ रहा। तो मैं मालूम करा तो उनकी लाइन गंगा निवास से जो रामपुर से आता, तो ऑलरेडी पानी वहाँ कम होने की वजह से आल्टर 2 दिन में एक बार, तीसरा दिन पानी दे रहे थे। लेकिन पानी चालू हो गया, बारिश होने की वजह से सही फिल्टर नहीं हो रहा था, वही कंटिन्यू रखे थे। फिर मैं उनको बात कर, नहीं साहब सब खत्म हुआ, फिल्टर भी हो रहा, हम जो है ना यानी पिछले कल पीर के दिन से हम चालू करें, बोले कल से चालू करें, अल्टरनेटिव आ रहा है। अब उनका प्रॉब्लम है जो पानी अंदर तक आ रहा है तो सफिशेंट नहीं आ रहा है, तो उसको टाइम बढ़ाओ बोल के उसके लिए और एक लाइन क्या खींचना है उसके लिए बात की है। तो ऑलरेडी तमिलनाडु से बात करें तो जो खबरस्तान के पास है वहाँ तक पाइपलाइन आया है, वहीं वाल है, उसमें कलेक्शन दे चालू होगा, आजकल में चेक करा के करेंगे बोले, वो हो गया। दूसरा नालियाँ साफ़ नहीं कर रहे थे, अब लेबर्स की कमी थी, वो भी साफ़ हुए हैं। परसों मैं गए दिन साफ़ भी करें और दूसरे दिन उठाए में, नहीं तो साफ पहले साफ़ नहीं करते थे,
अगर गलती से ला के साफ करे तो उठाते नहीं थे, क्योंकि वजह लेबर की कमी। तो वो भी हुआ है। तीसरा क्या है, वहाँ रोडां पूरे ख़त्म हो गए, तो ऑलरेडी वहाँ सिला थे गए थे, उठा ले गए, जो ऑलरेडी रोडां अप्रूवल हुए हैं, लेकिन क्या वजह से पेंडिंग है। फिर तिमारा डी से मैं बात कर, नहीं वहाँ VS पेंडिंग है बोले, पूरा जो है ना DC करने जाएंगे बोले। PWD से उसका ये लिए जो नगरोत्मा में जो फंड आया था, जो समझ साहब के घर के पास डाले, वही टेंडर में अंदर डालना है। क्यों नहीं डाले, वो पूरा लिस्ट लिए PWD से। इंशाल्लाह आजकल मैं DC साहब से बात करके, वही वार्ड बोल के नहीं, हमारे वार्ड में दूसरे हर जगह काम पेंडिंग है, जाके बात करके क्यों लेट हो रहा है, इसकी वजह क्या है, क्या पेमेंट का है बोल के कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहा है, या कॉन्ट्रैक्टर को इंटरेस्ट नहीं है बोले तो इसको कैंसिल करके दूसरे को करना, उसके बारे में बात करके वो भी करेंगे। अब हम वहाँ जाके आए, वहाँ आप जैसे लोग हमारा थोड़ा वीडियो लेके शेयर करें, वो देख के क्या होता, और एक वार्ड वालों को भी उम्मीद बनती कि भाई समीर भाई आए थे, थोड़ा ये हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग देखते नहीं भाई उन भैया आए जब से ज़रा पानी आ रहा, ज़रा सफाई हुई, तो हर जगह प्रॉब्लम है, वो लोग भी हमारे को बुलाते हैं। यानी समीर भाई पहले सिर्फ अपने वार्ड तक महदूद थे, अब पूरे शहर के लिए मैं अवेलेबल है, और कोई भी फ़ोन करके आपको बुला सकता है, शिकायत कर सकता है, और आप जाएंगे ज़रूर। ज़रूरी है, क्योंकि मैं उस पोस्ट पे हूँ, इसके लिए बुलाते हैं। इससे पहले मोहब्बत से बुलाते थे, मैं बोलता था भाई मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि काउंसलर को नाराज़गी होती। तो मैं जो है ना, मेरे जहाँ जहाँ मेरे दोस्तां थे काउंसलर्स, वो एरिया में मैं बराबर उनके साथ जाता था। कुछ भी रहता, अरे देख भाई कर ज़रा, लोग खाई से बोरे हुए इख्तियार नहीं था, मैं उनसे ये करता था। लेकिन अब मेरे को एक अथेंटिक है कि मैं जिम्मेदार हूँ, जा रहा हूँ। लेकिन जा रहा हूँ बोले तो आज भी जो है ना, मैं नहीं जाता उनके वहाँ के काउंसलर्स को ले जाके, क्योंकि उनको भी लोग वोट डाल के जिताएं, उनकी भी एक इज्जत है। अब मेरे को बड़ापन मिला बोल के मैं उनकी इज्जत भी कम नहीं करना चाहता, तो उनको भी मैं अपने साथ रखे, क्योंकि उनको मेरे से ज़्यादा मालूम रहता प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि उन्होंने भी कोशिश करते रहते बेचारे। तो उनको खुद ले जाके, या कहीं को ऐसा हुआ बोले तो मेरे को ऐसा ऐसा है बोल सकते, उन्होंने और मैं दोनों मिलकर उसको ताकत लगा के लोगों को सहूलत देने का काम करना। हम उनसे कॉम्पिटिशन कर ले बैठेंगे बोले तो वो काम नहीं हो। सबका साथ सबका विकास का कॉन्सेप्ट कम से कम यहाँ तो वो होने की को ज़रूरी है, क्योंकि अब मैं काउंसलर के ओवरटेक गया, उनको गुस्सा आना, उन्होंने मेरे काम पे आड़े आना, तकलीफ किसी एरिया वाले को। तो इसके लिए क्या है, मेरे से बुलाना, पूरे पार्टी वाले के ताल्लुकात मेरे से अच्छे। वो लोगों की भी सोच यही है कि हम कल इलेक्शन को जाना, अपने एरिया में साफ़ सफाई हो, तो एक से भले दो होने से वहाँ कुछ काम हो रहा है। आखिरी मेरे 2 सवाल है। लास्ट सेकंड क्वेश्चन ये है कि म्यूनसिपैलिटी में जो है वो सैलरी को लेकर भी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी, कोई सुसाइड करने की भी कोशिश किया था, सैलरी नहीं मिलती। सैलरी क्या वाकई में म्यूनसिपैलिटी के पास फंड्स की कमी है, क्यों सैलरी नहीं दे रहे सर आप? देखो सैलरी, पहले तो जो सुसाइड किया है वो सरासर सैलरी की वजह से नहीं, आप होना है तो उस शख्स से आप इंटरव्यू ले सकते, उनके फैमिली तनाव की वजह से किया। लेकिन ये लोगों को सैलरी नहीं मिल रही थी, इसको उधर डाइवर्शन करके जो है ना, ये लेबर जो है ना उसको ये करके ये करें, वो सैलरी देना हमारा काम नहीं है। सैलरी जो KEB का है, एक टेंडर देते जो आदमी को, तो हर महीना उसका काम है सैलरी देना, लाइटिंग डालना। तो उन जो टेंडर लेता तो उसका काम है मेंटेनेंस के साथ लेता, तो उसको पेमेंट में कुछ एक दिन आगे पीछे हो सकता, तो उसका काम है टाइम पर पेमेंट देना। जब उसका ने ताकत नहीं है पेमेंट देने की, मैं आज तक नहीं दे सकता हूँ, वैसे आदमी टेंडरिस्ट ले लेना। एंड म्यूनसिपैलिटी के पास सफिशेंट है, लेकिन उनकी सर्विस सही नहीं रहती, सप्लाई सही नहीं करे रहते, उसके लिए पूरा चेकअप करके देना बोल के 2-2 महीने तक पेमेंट नहीं करते। वजह ये है कि हम कॉन्ट्रैक्ट दिए तो लेटा कहाँ डाले, सप्लाई कहाँ करा। तो जब हम क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे उसके लिए जो है ना, उनका काम सही नहीं रहेगा तो हम पेंडिंग रखेंगे। तो उन क्या करता, वहाँ से नहीं आए बोल के लेबर्स को सैलरी नहीं देता। लेकिन जबकि उसकी जवाबदारी जो है ना कॉन्ट्रैक्टर की है, और कॉन्ट्रैक्टर्स में वो एबिलिटी होना चाहिए, वो ताकत होना चाहिए कि हर मजदूर को उसकी मजदूरी वक्त पे दे। नहीं देता हो, क्योंकि ऐसे आए बात ही दे तुम बोलता। हम पेंडिंग रखने की वजह है कि क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि लोग क्या बोलते क्या भाई तुम मेंटेनेंस दिए बराबर काम ही नहीं हो रहा बोलते नहीं, वो छोड़ के बास टाइम थोड़ा कलेक्शन टैक्स वगैरह कम होता है तो उनको एक आध महीना आगे पीछे देते, वरना सिवाय KEB के छोड़े तो दूसरे लेबर के कंप्लेंट्स नहीं है। हाँ, एक आध महीना आगे पीछे होता लेकिन वक्त पे है। लेकिन जिसको लेट होगा टेंडर वाले को लेट होता, जो भी रहेगा। जैसा कि अब 69 लेबर्स लिए एक टेंडर के थ्रू जो पैकेज बनाए, उनको लेट मिल सकते। वजह कि हम कंट्रैक्टर को लेट देते कि अटेंडेंस चेक करना रहता, पूरे लेबर्स आए नहीं, तो उन्होंने क्या करते यहाँ से ले को देना बोलते,
तो नहीं भाई वहाँ से नहीं भी बोलते, वो लोग जो है ना नाराज़ होते क्योंकि उनके घर चलना ना। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ, जो कंट्रैक्टर जो डालता टेंडर, तो उसमें ताकत होना चाहिए संभालने की, तो डालना। जो मुनाफे के आस में डालना नहीं कि भाई यहाँ से आता मैं भी खाना उनको भी खाना बोल के, तो यार उसके पैसे 100% जितने पूरे आते, लेकिन जो सिस्टम में थोड़ा लेट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इनको सता। तो मेरा आखिरी सवाल है, अब म्यूनसिपैलिटी जो है अपडेट हो गई है, कॉरपोरेशन बन गई है, और कॉरपोरेशन बनने के बाद क्या म्यूनसिपैलिटी की जो बिल्डिंग है उसका एक्सपेंशन होगा, और साथ ही साथ क्या कितने वार्ड्स को जो है और बढ़ेंगे, किस तरीके से वार्ड्स डिवाइड होंगे, और आपको क्या लगता है कि अगला मेयर मुमकिन है कि कोई मुसलमान मेयर बने? और एक बात यह है कि जितने हमारे ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटीज़ के जितने काउंसलर्स होना चाहिए था वो नहीं है, रिज़र्वेशन कम होने की वजह से अब 6 कुछ काउंसलर्स हैं। क्या अब आने वाले दिनों में रिज़र्वेशंस को बदला जाएगा या क्या होगा? कॉरपोरेशन बनना है। पहले तो कॉरपोरेशन डिक्लेयर होने की वजह से मैं सबसे पहले एन.एस. बोसरा साहब का, रवि बोसरा साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये लोग बहुत फाइट करके लाए हैं। और दूसरी बात, पॉपुलेशन के लिहाज से सिटी एक्सटेंशन होता है। अब वो रायचूर की रिपोर्ट भेजने के हिसाब से प्रॉपर रायचूर में 3,04,000 समथिंग है। अगर हमारे को एक्सटेंशन नहीं करना है तो 3 लाख पे भी कॉरपोरेशन होता है। अब सर्वे जो होगा, अगर हमारे को 3.5 लाख करना है तो 3.5 लाख के लिए कितने गांव मिलाना, क्योंकि हर गांव का एक पॉपुलेशन होता है, तो वो हिसाब से हम मिला लेते हैं। नहीं बस करीब करीब जो विलेजर्स के पास लेवटा चले गए, वो 2-4 खेड़े मिला के जो है ना, जो 3 लाख है उसके और 10-15 बढ़ा के बस करेंगे बोले तो इतना भी हो सकता। या नहीं 3.5 लाख करना है तो 3.5 लाख के लिए कितना दूर जा सकता उतना जाता। ये रहा कॉरपोरेशन की लिमिट का हिसाब। दूसरा, जब ये सर्वे होगा तो बाइफर्केशन होकर वार्ड्स बनेंगे। वार्ड्स बनने के बाद जो भी ठहरने वाले हैं, हर आदमी अपने पॉपुलेशन और अपने कम्युनिटी के हिसाब से ठहरता है। तो उस वक्त डिपेंड रहेगा जो अगला कॉरपोरेटर बनेगा उसकी ताकत रहेगी कि वहाँ कोसो कास्ट ज़्यादा है, मेरी ताकत है नहीं ठहरने की, उन बनेगा। दूसरा जो रिजर्वेशन का है, रिजर्वेशन जो है ना रोस्टर सिस्टम आता है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे लीडर इस पर नज़र रखे ताकि ये रोस्टर में कहीं गलत जगह गलत चीज़ आए तो उन्हें ऑब्जेक्शन करके जब करना। तो ये जो रोस्टर सिस्टम है यासीन साहब की निगरानी में आया है 2 बार। पहले भी 19 थे, परसों भी 19 थे। तो उनका काम था कि जब रायचूर को रिजर्वेशन आ रहा है, कोसो वार्ड को क्या रिजर्वेशन आ रहा है, करीब से देखे, ना कि खाली बी फार्म बांटे नहीं। तो उसके बाद BCB लेडी आया, आने के बाद ऑब्जेक्शन करे हम बीवी नायक साहब को लेके, तो बीवी नायक साहब ऊपर ऑब्जेक्शन करके 1 दिन के लिए हमारे फ़ोन करके बोले रुकाया हूँ देखो बोल के। अभी उन्होंने बोले भी नहीं, उन्होंने बोले देखो मैं चेंज करा बोले फिर इन्हों। फिर दूसरे दिन इलेक्शन कमीशन बोला नहीं अब वक्त नहीं है, रुका नहीं सकते बोल के उसको कंटिन्यू कर दिया। फिर रुकाइस वाले कहाँ गए भी इन्हों। तो ऐसा हमारे लीडरिंग की ज़रूरत है कि कोसो वार्ड में कोसो पॉपुलेशन है, क्या रिजर्वेशन करके उनसे इंसाफ करना। तो आज जवाबदारी है मोहम्मद शालम साहब की, एन.एस. बोसरा साहब की, रवि बोसरा साहब की। उम्मीद है आज लीडरशिप उनके हाथ में है। जो पिछले दिनों में सैयद यासीन साहब जो है ना, मैं सिटिंग हूँ मेरा चलता बोलते थे, लेकिन सिर्फ चलाने के लिए मेरा चलता बोलते थे, ये सारे चीज़ें नहीं देखते थे। वो कौन रिजर्वेशन बना रहे चुप एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते थे, लेकिन जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आज मैं वाइस चेयरमैन हूँ, अगर कुछ काम नहीं हुआ तो मैं उसका जिम्मेदार, मैं उससे नहीं बच सकता। नहीं मैं करना बोला था, उन काउंसलर साथ नहीं दिया, तो जब इलेक्शन ठहरने के टाइम काउंसलर साथ दिया बोल कुछ मैं बने, तो उसको मैं लेके चल के वहाँ कुछ सहूलत करना, मैं बहाने नहीं करना। तो जब उन्होंने मैं सीटिंग हूँ, कौन भी बीच में आया तो मेरा चलना बोलने वाले, इतना बड़ा रिजर्वेशन होता सिटी का, कोसो वार्ड कोसो रिजर्वेशन होता, किसकी जवाबदारी, कौन देखना, ये कौन बनाना, गवर्नमेंट किसकी रहती, कांग्रेस गवर्नमेंट, सिद्धरामैया गवर्नमेंट, तुम एक्स MLA। तो रायचूर का जब रिजर्वेशन बन रहा, वार्ड वाइज बन रहा, तो लिस्ट देखना म्यूनसिपल मिनिस्टर कौन है, एक बार मैं चक्कर तक फाइनल लग करो बोलना, किसकी जवाबदारी है। ऐसा कुछ हुआ नहीं उनकी जानिब से, कुछ करते नहीं। रायचूर गए तो बस स्टैंड जाकर बस मिर्ची पुगे खा गए, तो उसके आगे ये नहीं।
अब आगे आपको उम्मीद आगे हमारे उम्मीद है ये होगा। और दूसरी बात, हमारे कम्युनिटी वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जहां हमारे वार्ड है हम्म, 10 से ज़्यादा लोग ठहरते, बिल्कुल इसमें क्या होता 100% जहाँ कम्युनिटी है वहाँ आराम से आ जाते, क्योंकि कितने भी ठहरो। जहाँ कम रहते वहाँ नुकसान होने वाला, जाहिर सी बात है। जब हम अपना सोच रहे हैं तो सामने वाला भी अपना सोचता, तो इसमें नुकसान। इस वजह से मैं हर आदमी से, क्योंकि आज़ादी हर आदमी को ठहरने का हक है, लेकिन सोच समझ के हिकमत से काम करेंगे तो अपने कुछ सीट बढ़ेंगे, वरना हार जीत तो लगी है। अब मैं भी ये 5 साल रहा, मेरे से पहले बाबर रहा, उससे पहले तवाब साहब रहे, तो ऐसा हमारे एरिया में जो भी कम्युनिटी बेस के हिसाब से हमारे कम्युनिटी ज़्यादा है, दूसरे कम्युनिटी कम है बोल के हम एक साइड होते, वो लोग भी हमारे साथ दे रहे हैं, नहीं भाई ये लोग अच्छे हैं बोल के हम जीत रहे हैं। अब हम यही करके हम और एक 10-15 ठहरेंगे तो हालात क्या होंगे। तो इसके लिए क्या है, पहले ज़रूरी है हम अपने आप को देखें। हर आदमी इलेक्शन ठहरने की ख्वाहिश रखना ज़रूरी है, लेकिन हालात के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ होना भी ज़रूरी है। ज़िद को ठहरेंगे तो सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, हम ये जो कॉरपोरेशन की बात जहाँ तक रही, अगर सिटी को एक्सपेंड करना भी पड़ा पॉपुलेशन डेंसिटी को देखते हुए, तो क्या ये भी हो सकता है कि रायचूर में एमएलएस भी 2 बने, जिस तरीके से कलबुर्गी में हम देखते हैं वहाँ पर 2 एमएलएस हैं? क्या ये चांसेस भी है रायचूर में? हम बोल नहीं सकते। जब पॉपुलेशन होगा, सिटी एक्सटेंड होगा, तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो सेंसस जो 2011 में हुआ था, 21 में होना था, नहीं हुआ। आने वाले दिनों में सेंसस होगा तो पॉपुलेशन जब बढ़ेगा, क्योंकि अब बहुत से ताल्लुक बन गए हैं, पहले नहीं थे, तो वो हिसाब से इस बार कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाने की उम्मीदें हैं। जैसा मिसाल के तौर पे सिरवार हमारे तरफ, तो ऐसा जब बढ़ेंगे तो क्या यही पॉपुलेशन जो बढ़ेगा उसको थोड़ा थोड़ा कम करेंगे। जब थोड़ा कम करेंगे बोले तो रायचूर को भी 2 हिस्से करेंगे। जब कॉर्पोरेशन हो रहा, वो पॉपुलेशन हो रहा, वो पॉपुलेशन के लिए 2 एमएलए होना बोले तो फिर ज़रूरी है, करेंगे। तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में मैं काउंसलर जे साजिद समीर की नहीं बल्कि वाइस चेयरमैन डॉक्टर जे साजिद समीर रायचूर म्यूनसिपल काउंसिल के, उनको पब्लिक को क्या वादा करना चाहते हैं, पब्लिक से आप क्या प्रॉमिसेस करना चाहते हैं, आपके टेन्योर से पहले पब्लिक को आप क्या देना चाहते हैं, पब्लिक को आप क्या बोलना चाहते हैं, और क्या आपके प्रॉमिसेस होंगे वो आप बताइए। पहले तो मैं अपने एरिया का और अपने शहर वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे उम्मीद से ज़्यादा चाहा, जिसका ताल्लुक़ सियासत से नहीं, जिसका ताल्लुक़ मुझसे नहीं, कोई भी कम्युनिटी हो, वो लोगों के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाले। वो लोग हमेशा चाहते थे कि नहीं भाई बेचारा इतना कोशिश कर रहा बनना बोल के, जो मेरे से ताल्लुक़ ही नहीं, मैं पहचान तुझ नहीं। मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ नाचीज़ को इस काबिल समझा। अल्लाह एक मौका दिया है मुझे कि एक वाइस चेयरमैन बनूं। कोशिश तो चेयरमैन की किया था, अल्लाह की मर्ज़ी। मैं इंशाल्लाह यही कोशिश करूँगा, जो लोग मुझे दिल से चाहते हैं मैं उनके दिलों को ठेस ना पहुँचाऊँ, और मुझसे जो बन सके रायचूर वालों के लिए, रायचूर के लिए आप लोगों का साथ रहा तो डेवलपमेंट्स के लिए मुझसे जो हो सकता आप लोगों का साथ लेके एक ब्यूटीफुल रायचूर, एक अच्छा रायचूर, जो लोग बोलते हैं 10 साल के बाद भी हम रायचूर का हैं तो आंख मूझ के हम अपने घर को जा सकते, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम चेंज करने के लिए, जैसा कि कॉर्पोरेशन हुआ है, बाइफर्केशन हो रहा है, आप लोगों का साथ रहा। इसमें कुछ लोगों को तकलीफ़ भी होती डेवलपमेंट्स की चीज़ों में, आप दिल बड़ा करके हमारे साथ रहे तो इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में कुछ करके दिखाने की आप लोगों को कोशिश करूँगा।